नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर आपके सामने साइंस की क्लास लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं अगले चैप्टर यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। पिछले वीडियोस को देखें आप, अच्छे से समझ लें। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। यदि कहीं पर कोई आपको डाउट लग रहा है, कोई कमी लग रही है, तो आप मुझे बेशक बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे कुछ क्लियर कर आपको एक नया वीडियो देने की कोशिश करूं जो आपके डाउट्स को क्लियर करता हो। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के बारे में। अब देखिए, एसिड, बेस और सॉल्ट की बात जब आती है तो हमारे दिमाग में एक ये चीज़ आती है कि भाई ये एसिड, बेस और सॉल्ट या कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट बना कैसे, उसको लोगों ने समझना कैसे सीखा, है ना। क्योंकि हम अभी की बात करते हैं तो अभी हमारे पास वो नॉलेज है कि हम किसी भी किसी भी सॉल्यूशन को देखकर या चेक करके ये बता सकते हैं कि ये एसिड है, बेस है या सॉल्ट है या वाटर है, कुछ भी, है ना। लेकिन ये इन्वेंट कैसे हुआ होगा, इसकी खोज कैसे हुई होगी, तो इसकी खोज जो है 1909 में एक डेनिश साइंटिस्ट हैं सोरेनसन, उन्होंने 1909 में जो है 1909 में सोरेनसन ने जो है इस पीएच स्केल, जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है ना। तो एक स्केल बनाया जिसका नाम था पीएच स्केल। अब इस पीएच स्केल को बनाने के लिए उन्होंने लॉगरिदमिक टर्म्स होती हैं जिसमें बेस 10 एक वैल्यू होती है, उसके नेगेटिव वैल्यू का जो है यूज़ किया था पीएच स्केल को बनाने के लिए। अब वो मैथमेटिकल टर्म्स हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, हम मेन अपने टॉपिक में आते हैं। तो सोरेनसन ने 1909 में जो है ये जो पीएच स्केल है इसको इन्वेंट किया और 1924 में उन्होंने जो मॉडर्न टाइप जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसको जो है वो कहना चाहिए मॉडर्न टर्म्स में और अच्छे से उसको बना दिया, है ना। तो जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो 1924 में जो है वो बनाया गया था एक्चुअल। पहले तो 1909 में जो है उन्होंने बना लिया था उसे, लेकिन 1924 में और अच्छे तरीके से उन्होंने उसको जो है वो नए फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर दिया था। अब चलिए, पीएच स्केल बन गया। अब जो ये सोरेनसन थे, उन्होंने जो एक्चुअल मीनिंग जो पीएच स्केल का आज हम जानते हैं वो उसके बारे में नहीं बता पा रहे थे या उसको वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो अब क्योंकि उन्होंने खोज कर ली थी पीएच स्केल की, उन्होंने ये बता दिया था कि इस स्केल के थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक प्रॉपर्टी या न्यूट्रल प्रॉपर्टी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसका यूज़ किया और उन्होंने अपने वर्ड्स में या जो उन्हें समझ में आया, उन्होंने पीएच का एक वैल्यू या पीएच का एक मान, वैल्यू तो नहीं बोलना चाहिए, पीएच का एक नाम जो है उन्होंने दिया। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच का क्या नाम, क्या डिसाइड किया गया था, अभी हम क्या जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं पीएच स्केल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब पीएच जो स्केल है उसकी जो पहली जो मीनिंग निकल कर आई थी वो इन्होंने जो मैंने आपको नाम लिया है सोरेनसन, उन्होंने ही पोटेंशियल करके बताया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, भाई वोल्टेज जो है उसका ऐसा यूनिट होता है, उसका जो नाम होता है पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको बोलते हैं। अब ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एक अलग टर्म है और पोटेंशियल एक अलग टर्म है ना। तो ये शायद वो उस समय जो है डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन 3 लैंग्वेजेस में उस टाइम पर इसका नाम जो है पीएच में जो पी आपको दिख रहा है, इसका जो एच फॉर हाइड्रोजन, बस पी जो है वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो 3 लैंग्वेजेस में इसके 3 नाम हमें देखने मिलते हैं। वो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, तो वो 3 लैंग्वेजेस मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ अभी आपके सामने। तो 3 लैंग्वेजेस में पहली तो थी डेनिश लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में ये जो सोरेनसन थे वो वर्क करते थे या जिसको वो समझते थे कहना चाहिए। फिर जर्मन लैंग्वेज में
और फ्रेंच लैंग्वेज में। ये उस टाइम पर जो है ये 3 लैंग्वेजेस ज़्यादा जो है साइंटिस्ट यूज़ किया करते थे, या कहना चाहिए इन्हीं तीनों लैंग्वेज या इन्हीं तीनों कंट्रीज से रिलेटेड जो साइंटिस्ट थे वो उस समय ज़्यादा एक्टिव थे इससे रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा था पीएच स्केल से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो फ्रेंच में, या कहना चाहिए हम पहले डेनिश की बात कर लें, तो डेनिश लैंग्वेज में जो नाम इन्होंने रखा वो था पोटेंस। P4 जो है इन्होंने पोटेंस बोला उसको। फिर जर्मन में इसे बोला गया पोटेंस, और फ्रेंच में इसे बोला गया पोसांस। पोसांस इसकी स्पेलिंग है SANCE, पोसांस। ये जो है ये तीनों लैंग्वेजेस में नाम थे इसके। डेनिश में पोटेंस, जर्मन में पोटेंस, इसमें यहाँ पर पोटेंस, और फ्रेंच में पोसांस। PU है ये, PUISSANCE। तो ये स्टार्टिंग में जो है तीनों लैंग्वेजेस में इसके नाम जो है वो डिसाइड किए गए। और फिर जो है पोटेंस जो है अभी हम पढ़ते हैं, पोटेंस मीन्स होता है पावर। ठीक है, अब चलिए ठीक है भाई, ये 3 नाम डिसाइड किए गए जिसमें से एक सेलेक्ट करके आज हम पढ़ते हैं जिसको हम पोटेंस बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली जो है हम मैथ्स हो या साइंस हो इसमें ग्रीक लेटर्स का यूज़ करते हैं, है ना। तो ग्रीक एक ऐसी लैंग्वेज या कहना चाहिए है जो अधिकतर वर्ड्स को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करती है, और ऐसे ही एक लैटिन है। तो लैटिन लैंग्वेज में भी बहुत सारे सिंबल्स को, बहुत सारे वर्ड्स को अपने तरीके से वो लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो ऐसे ही मैं बात करता हूँ कि भाई लैटिन लैंग्वेज में, जो कि बहुत फेमस लैंग्वेज है, बहुत ही फेमस सिंबॉलिक लैंग्वेज कहना चाहिए, साइन लैंग्वेज कहना चाहिए, बहुत फेमस लैंग्वेज है। तो जो लैटिन लैंग्वेज है उसमें भी जो है पीएच स्केल का नाम डिसाइड किया गया। उन्होंने 2 तरीके के नाम दिए। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? लेटिन में जो पीएच है इसके 2 नाम दिए गए, 2 या कहना चाहिए दोनों का लगभग सेम ही मीनिंग है। तो इन्होंने एक बोला पोंडस हाइड्रोजिनी, पोंडस हाइड्रोजिनी, जिसका मीनिंग है क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन। है ना। अब क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन से क्या मतलब है भाई कि कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का पावर जो है वो किससे डिसाइड होता है? हाइड्रोजन की प्रेजेंस से, कि उस सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है। वो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। करेक्ट। एक और है इसमें पोंडस हाइड्रोजिनी के अलावा इन्होंने एक और नाम दिया पोटेंशियो हाइड्रोजिनी। ये है पोटेंशियो हाइड्रोजिनी, जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। जिसका क्या मतलब होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब यही है कि एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन है ना, वो डिसाइड करेगा कि जो सॉल्यूशन है वो एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। तो ये चीज़ें जो बेसिक हमने अभी देखी कि भाई पीएच स्केल क्या है, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब चीज़ें कैसे डिसाइड हुई, इनका क्या हिस्ट्री है ना। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब पीएच स्केल का हम यूज़ कैसे करते हैं भाई? ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है ना। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब जैसे कि हम लेंथ नापने के लिए एक 15 सेंटीमीटर का जो जनरल स्केल हम यूज़ करते हैं स्कूल्स वगैरह में लाइन खींचने के लिए, या 30 सेंटीमीटर का भी स्केल होता है, ऐसा ही कहना चाहिए, आप मान सकते हैं कि ऐसा ही एक कोई स्केल है ना, जिसमें 0 से लेकर 14 तक स्केलिंग की गई है।
कहाँ से, 0 से लेकर 14 तक स्केलिंग की गई है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्केल, इमेजिन करते हैं कि ये एक स्केल है जिसे हम pH स्केल मानकर चल रहे हैं। अब इस pH स्केल में 14 जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये 0 है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर 14। यहाँ पर मैं इसे जो है एंड कर देता हूँ। ये मतलब एक स्केल बना हुआ है, ये pH स्केल हमने मान लिया। इसमें भाई वैल्यूज़ जो है 0 से लेकर 14 तक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पर 14। तो ये एक pH स्केल है जिसमें 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज़ है। अब हम ये कैसे डिसाइड करें इस स्केल के थ्रू कि कोई सॉल्यूशन जो है वो एसिड है, बेस है, न्यूट्रल है ना। तो रूम टेम्परेचर पर यदि हम बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर पर, या एक और टेम्परेचर इन्होंने उस टाइम पर 25 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर उन्होंने लेकर चला था। वैसे रूम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसकी हम बात करते हैं। उस टाइम पर उन्होंने 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इस स्केल को जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ किया था एक सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिक प्रॉपर्टी को फाइंड करने के लिए, है ना। तो एक टेम्परेचर भी जो है वो एक कहना चाहिए फैक्टर है इस स्केल में, इस स्केल के यूज़ में कहना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अधिक होने पर या बहुत ज़्यादा कम होने पर डेफिनेटली जो है कोई ना कोई आपको इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पर 0 से लेकर जो 6 तक की वैल्यूज़ थी, 0 से लेकर 6 तक की जो वैल्यूज़ थी, इन्होंने बोला कि ये जो हैं ये एसिड को शो करेंगी, 0 से लेकर 6 तक की वैल्यूज़। फिर 8 से लेकर जो 14 तक की वैल्यूज़ हैं, ये जो हैं ये बेस को डिसाइड करती हैं। ओके, देन अब आप देख रहे होंगे कि ये जो 7 बचा हुआ है, ये 7 जो है ये 0 से लेकर 6 और 8 से लेकर 14 के बीच की वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होगा, हो सकता है या तो वो एसिड या बेस दोनों हो, या वो एसिड या बेस दोनों ही ना हो। तो वो क्या होगा यदि एसिड और बेस दोनों ही नहीं है तो वो जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब वो जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी हो ना बेसिक प्रॉपर्टी, समझ गए। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी pH वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड होगा ना तो बेस होगा। तो यदि हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जो वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है। सभी को पता है कि वाटर की pH वैल्यू 7 होती है। अब ये तो डिसाइड हो गया कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड होगा, कौन सा सॉल्यूशन बेस होगा और कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। लेकिन अभी भी और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड की गई। मतलब एसिड में भी कुछ दो जो है इसके टाइप्स डिसाइड किए गए। अब वो टाइप्स कौन कौन से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। सेम यहां पर बेसिस के साथ भी था, मैं इसे रफ कर देता हूं। वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, है ना। मतलब कुछ एसिड्स ऐसे होंगे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे, जिनकी एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें जो मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, है ना। ऐसे ही कुछ बेस ऐसे होंगे जिनकी जो बेस की प्रॉपर्टी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, और कुछ जो है उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा वीक होगी। तो अब इसके लिए कैसे क्या डिसाइड किया गया, तो यहाँ पर आप देखें 0 से लेकर जो 3 तक की वैल्यूज़ हैं उसे स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है हम कैटेगराइज कर सकते हैं। अब
0 से लेकर 3 तक यदि स्ट्रॉन्ग है तो 4 से लेकर 6 तक की जो वैल्यूज होंगी वो वीक एसिड में होंगी। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्केलिंग है वो बढ़ती जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही है, 1 2 0 1 2 3 4 5, है ना? तो जैसे जैसे इस पीएच स्केल में वैल्यू बढ़ती है, एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो कम होती जाती है। ठीक है? वैल्यूज बढ़ने पर, पीएच स्केल में वैल्यूज बढ़ने पर एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो वीक होती जाती है। ठीक है? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है 0 से लेकर 3 और 4 से लेकर 6 तक ये वीक एसिड्स हैं। 7 न्यूट्रल है, ना एसिड है ना बेस है। अब 8 से लेकर जो 10 तक की वैल्यूज हैं, 11 के आसपास भी रहता है थोड़ा, तो 8 से लेकर 10 तक को हम मानते हैं कि ये वीक बेसेस हैं, लेकिन 11 से 14 तक के जो बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। थोड़ा सा और वैल्यू ऊपर हो सकता है, लेकिन मोस्टली यही समझा जाता है। तो ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। अब ये वीक और स्ट्रॉन्ग डिपेंड करता है वो जो मेन कंस्टिट्यूएंट है एक सॉल्यूशन में, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर। यदि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो नेचुरली या डेफिनेटली वो जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है ना? जैसे कि यदि हम एक चाय की बात करते हैं, आप चाय पत्ती कम डालेंगे तो उसमें जो एक टेस्ट होना चाहिए चाय पत्ती का वो कम होगा, लेकिन यदि आप चाय पत्ती ज़्यादा डालते हैं तो डेफिनेटली उसमें चाय पत्ती का टेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय बनेगी। या स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी कब बनेगी? जब आप उसमें ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ करें, कम शुगर का यूज़ करें, है ना? ऐसे ही यहाँ पर सॉल्यूशंस होते हैं। जब आप मेन कंस्टिट्यूएंट जो है ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ कर देते हैं, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, यानी वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन उन्हीं का कंसंट्रेशन यदि कम हो तो वो वीक होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है पीएच स्केल था। अब पीएच स्केल का यूज़ हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ हमें जो है एग्जांपल्स पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम डिसाइड कर पाएँ कि भाई किसका पीएच वैल्यू क्या होता है, हमें पता होना चाहिए, है ना? कि ऐसे कौन कौन से हमारे डेली यूज़ में आने वाले सॉल्यूशन हैं जिनका पीएच वैल्यू हमें पता होना चाहिए, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं इसे कर दूं रफ और एक स्केल बनाता हूं मैं, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जनरली लाइफ में हम ऐसे कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक स्केल ड्रॉ किया हुआ है जिसमें अलग अलग वैल्यूज़ पर मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है ना? जैसे कि 0 यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बैटरीज में यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा कि ट्रकों वगैरह में या जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं उनमें एसिड यूज़ होता है, जो कि कहना चाहिए उसके अंदर जो है केमिकली रिएक्शन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस बैटरी में जो एसिड होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 0 होता है। इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। फिर उसके बाद लेमन जूस और जो विनेगर होता है उसका पीएच वैल्यू होता है 2। टोमेटो जूस का लगभग पीएच वैल्यू 3, 3.5, 2.5 के समथिंग होता है। ब्लैक कॉफ़ी जो होती है उसका पीएच वैल्यू 5, ऑलमोस्ट 5 के आसपास होता है। फिर मिल्क, यूरिन, सलाइवा, है ना? सलाइवा मतलब जो लार जो है खाना खाने के बाद जो बनती है, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सलाइवरी अमाइलेज जो है 6th 7th जो भी बायो के चैप्टर है उसमें। तो मिल्क, यूरिन और सलाइवा जो है उसका पीएच वैल्यू भी 6 के आसपास होता है, मतलब 6 से थोड़ा ज़्यादा भी होता है, 6.3 के आसपास होता है। फिर वाटर का मालूम है आपको 7 होता है। ब्लड, जो हमारा बॉडी में जो ब्लड है उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता ही है, ये फिक्स्ड है। थोड़ा भी यदि ऊपर नीचे होता है तो हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। फिर जो सी वाटर है उसका पीएच वैल्यू होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास होता है। बेकिंग सोडा जो हम यूज़ करते हैं 9 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 9.5
के समथिंग बेकिंग सोडा का pH वैल्यू। अमोनिया सॉल्यूशन मतलब है अमोनिया दैट मीन्स NH3, हमने बात की थी इसके बारे में। अमोनिया दैट मीन्स NH3, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है एक्वस सॉल्यूशन बनता है उसका, तो उस NH3 का जो pH वैल्यू होता है वो भी 11 के आसपास होता है, 10.5 से 11.5 के समथिंग होता है वो। फिर जो ब्लीचेस होते हैं या ओवन क्लीनर जो होते हैं, जो कि क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना, उनका जो pH वैल्यू होता है वो 13 समथिंग होता है। और जो लिक्विड ड्रेन क्लीनर यानी कि जो हार्पिक वगैरह हैं, जो कहना चाहिए जो सरफेसेस को या फर्श वगैरह को क्लीन करने के लिए यूज़ होते हैं, वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसेस होते हैं जिनका की जो pH वैल्यू है वो 14 के समथिंग होता है। अब ये तो था एक pH स्केल और उसमें डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ पर कौन सी जो है चीज़ें हो सकती हैं उसके बारे में। अब आगे हम बात कर लेते हैं, यदि हमें भाई एक केमिकल इक्वेशन में पहचानना है कि कौन एसिड है कौन बेस है उसके बारे में, तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये तो अपन ने pH स्केल की एक बेसिक जो नॉलेज थी उसे समझ लिया है। देखिए वाटर का फॉर्मूला हमें मालूम है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, है ना। H2O वाटर का फॉर्मूला है, और जब H2O यानी कि वाटर को इलेक्ट्रिकली जो है डिकम्पोज किया जाता है तो ये H प्लस एंड OH माइनस आयंस में जो है वो डिकम्पोज हो जाता है ना, H प्लस एंड OH माइनस आयंस में। अब यहां पर आपको ये मालूम है कि ये तो भाई न्यूट्रल है, ये क्या है, न्यूट्रल है, वाटर जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन ये एसिड और बेस दोनों के बीच का एक सॉल्यूशन है ना। 7 है मतलब क्या, 0 से लेके 6 और 8 से लेके 14 के बीच का है। यानी कि ये भी हो सकता है कि उसमें एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज दोनों लगभग इक्वल हो, ये भी हो सकता है ना। तो जब H2O को इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज किया जाता है तो वो H प्लस और OH माइनस आयंस में जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमें H प्लस आयन दिख रहा है ये एसिड को शो करता है, और जो OH माइनस आयन दिख रहा है ये बेस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो मतलब कहना चाहिए कि ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें H प्लस आयंस जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो एसिडिक होगा, और जिन सॉल्यूशंस में OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो जो है वो बेस होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड आयन, और ये है हाइड्रोनियम आयन। एक और जो है एक केमिकल इक्वेशन डराइव की गई थी पहले की मैं बात कर देता हूँ, हमें हालांकि इतना नॉलेज है तो काफ़ी हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक और है जहाँ पर देख लेते हैं हम 2H2O। अब 2H2O में जब इसे जो है इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज किया गया तो ये जो है H3O प्लस एंड OH माइनस आयंस में जो है ब्रेक हुआ, है ना। तो अब इसके ब्रेक होने पर ये जो है हाइड्रोक्साइड आयन है जो कि बेस को शो करने के लिए था, और ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है जो कि एसिड्स को शो करता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड्स होते हैं वहां पर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं कि वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, बट इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पर मैंने ओनली H प्लस लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी यदि बेस है तो उसमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, बट यदि हम कंपेयर करते हैं उसको हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन आयंस की कंपैरिजन में ऑक्सीजन जो है वो बहुत कम जो है क्वांटिटी में होती है। तो कुछ जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं हम एसिड्स और बेसिस के। एसिड के कुछ एग्जांपल में जैसे कि HCl मैंने आपको बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आप लोगों को मैंने अभी तक तो पढ़ाया नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH।
ये भी एक एसिड है जो कि वीक एसिड माना जाता है। फिर हम बेस की बात कर लेते हैं। बेस में है KOH, दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4OH दैट मीन्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये एसिड्स हैं और ये बेसिस हैं जिसके बारे में हमने बहुत ही थॉरोली हिस्ट्री से लेकर पीएच क्या हो सकता है, पीएच क्या होता है, क्यों यूज होता है, एसिड क्या है, बेस क्या है, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर में जो मेन हाइलाइट्स हैं एसिड्स, बेस और न्यूट्रल, सॉल्ट वगैरह को लेकर उनके बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पिछले वीडियोस को भी सपोर्ट देते रहिए, देखते रहिए, टॉपिक्स क्लियर करते रहिए। जहां डाउट्स हैं डाउट्स को बताएं, मैं डाउट्स को लेकर एक नया वीडियो आपको बना कर दूंगा। बस आपका सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पर रहें, स्वस्थ रहें।